सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि भारत का चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 ने आज शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जुनूबी हिस्से पर लैंड किया। ये इस लिहाज से गैर मामूली है कि इंडिया चांद के इस हिस्से यानी जुनूबी क़तब पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका, रूस और चीन के साथ चांद को मुसख्खर करने वाले चौथे मुल्क का एजाज़ भी अपने नाम किया है। ये यकीनन भारत के लिए तारीखी लम्हा है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। हमारे साथ ही आज़ादी हासिल करने वाला हमसाया चांद पर पहुंच गया और हम मईशत से लेकर सियासत तक नए चांद चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। भारत की जानिब से इस तारीखी लैंडिंग का वक्त पहले से बता दिया गया था, मगर हमारी किस्मत देखिए कि हमें अब तक ये पता नहीं कि हमारे मुल्क में इंतखाबात कब होंगे भी या नहीं। इंतखाबात ना होने वाला ये इशारा ताज़ा इक़्तिदार छोड़ने वाली PDM की तरफ से आया है, जिसके तर्जमान हाफिज़ अब्दुल्ला का कहना है कि अगर फरवरी में भी इंतखाबात ना हुए तो फिर ये खामोश आमरीत होगी और सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। ये सच है कि असम्बली वक्त से पहले तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है, मगर जब यह मुतालबा तहरीक इंसाफ करती थी तो यही PDM इंतखाबात के इल्तबा के 1000 जवाब पेश करती रही और आज वही बातें PDM रहनुमाओं के लबों पर हैं। वक्त की बात है। एक और मामला अदालती फैसलों का भी है। नून लीग को अपने हक में फैसले इंसाफ की फतह लगते हैं और चेयरमैन PTI के फैसले इंसाफ का कत्ल दिखाई देते हैं। अभी तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं, लेकिन नून लीग की तोपों से अदलिया के खिलाफ गोलाबारी शुरू हो गई है। नून लीग इस मामले को लेकर इतना जज्बाती क्यों हो रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा और कल क्या हो सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। जिस तरह मैं इब्तिदाई में बात कर रहा था, मुझे आपका वो जुमला बार बार याद आ रहा था और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि इब्तिदाई भी मुकम्मल करूँ। आपने इस तरह कहा था ये भुगतेंगे, या ये जो 90 दिन से आगे जवाब जब पेश किए जाते थे, हमने उस पर कई प्रोग्राम्स किए थे, तो हर दफ़ा आप कहते थे कि ये आगे भी इनके साथ हो सकता है। आज देखें चीखें निकल रही हैं। फिर मुझे याद आ रहा है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, अब वो पूरी तोपों का रुख, उनको जनरल फैज़ साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा फिर याद आ गए, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट करना चाहता था कि आप उस वक्त जो बातें कर रहे थे आज वो PDM करने लग गई है। लेकिन पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, इस पर मैं कोट कर देता हूँ। साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी भी हैं और वो तनकीद भी करते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के केसेस पर। उन्होंने शुरू में कह दिया था कि इसमें इतने ब्लंडर्स हैं, जज हुमायूं दिलावर का जो केस है ये ठहर ही नहीं सकता। तो ये भी कहा जाता है कि जब केस ही इतना कमज़ोर बना के आप फैसले आप इस तरह उजदत में करेंगे तो फिर ये क्या दुरुस्त है कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है इस तरह की बात? तो फिर सुप्रीम कोर्ट और क्या करे जब सबको नज़र आ रहा है कि उसमें फ्लॉज थे, हक़ दिफा भी नहीं मिल रहा, उनके गवाहों को भी नहीं सुना गया। जिस तरह से उसी दिन केस का फैसला कर रहे हैं कि जी 2 दफ़ा पहले मैं कह चुका हूँ कि जी ये काबिल समात है, तो उसी बुनियाद पर मैं तीसरी दफ़ा भी कह के आज ही फैसला सुना रहा हूँ। देखिए, ये जो दरख्वास्तें जिन पे आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, अब बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सज़ा सुनाई गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उससे पहले की दरख्वास्तें हैं और मोस्टली ये डील इस इशू से नहीं करती कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला क्या है। ये इस इशू से करती हैं कि हाई कोर्ट के फ़ैसले ट्रायल कोर्ट में क्यों गए और केसेस क्यों गए। तो उसको लेकर बेसिकली ये जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस तरह से शुरू हुई, टॉकिंग पॉइंट ये था इस केस के अंदर, और ये अचानक से जिस तरह से केस का जो फ़ैसला है वो अंडर डिस्कशन आया, उस पर बहुत से लोग हैरान भी हुए क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अचानक से मामला इतनी डिफरेंट समत इख्तियार कर लेगा जिस तरह से आज हुई। और चीफ़ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि अगर कल 1 बजे वहाँ से कोई प्रोसीडिंग होती है तो मैं 2 बजे तक यहाँ पर बैठूँगा। ये भी कहा कि इनफैक्ट मैं 9 बजे तक बैठता हूँ, लेकिन मेरे जो फेलो जजेस हैं वो चले जाते हैं, इसलिए वो और चीज़ है, अदरवाइज़ मैं तो रात 9 बजे तक यहीं होता हूँ। तो इसके साथ साथ हमने जो एक चीज़ आज की समाअत में देखी है, उसमें थोड़ा सा कहना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब की जो तैयारी थी उसके ऊपर भी बात की जा रही है, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बड़ा लाउडली ये बात कही कि रीड योर फाइल, अपनी फ़ाइल पढ़ें आप, क्योंकि बहुत से सवालों पे वो इतने अपडेटेड नहीं थे जो कि प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी इस केस के अंदर। लेकिन जिस नौयत की तनकीद हुमायूं दिलावर साहब पर की जा रही थी कि ये एक लिहाज से उजलत में प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं या जल्दी फ़ैसला सुनाना चाह रहे हैं, कुछ उसी नौयत के मेरी ओपिनियन के मुताबिक आप डिफ़र कर सकते हैं, किसी और की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। उसी नौयत की समाअत यहाँ पर हो रही है कि पहली ये चीज़ के फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया, ये अंडर डिस्कशन आना वाज टोटली इर्रेलेवेंट टू द केस।
दूसरी चीज़ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ है उस पे एक हायर कोर्ट की तरफ से इंडल्जेंस कर देना पहले ही, ये भी ट्रेस पास कहा जा रहा है एक लिहाज से, क्योंकि देखें कोर्ट जो है वो चाहे सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है, तमाम कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही हैं। अगर हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कंक्लूजन से पहले ही उससे हायर कोर्ट में जाके उसकी प्रोसीडिंग को ओवरटेक कर लिया जाए। तो अब तमाम नज़रें जो हैं वो कल की हाई कोर्ट की समात पर हैं कि वो कैसे परसीव करते हैं आज चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उनको, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि अगर आप 1 बजे कोई फ़ैसला करते हैं, हम 2 बजे तक यहाँ पर मौजूद हैं, तो लग यही रहा है कि बहुत जल्दी में वो निपटाना चाहते हैं बहुत से मामलात को, उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है और इसीलिए ये स्पीड हमें देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 10-10 साल साइल जो हैं वो वेट करते हैं कि कोई फ़ैसला उनके केस का हो जाए, नहीं होता। तो यहाँ पर पॉलिटिकली ड्रिवन इशूज़ हैं और जिस तरह से इस केस को चलाया जा रहा है बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब बात यह है कि जिस तरह मुज़म्मिल आपने बात की, लेकिन ये भी नहीं होता कि एक शख्स के खिलाफ 200 केसेस हों। बात ये भी है कि जिस तरह नीचे जो हुआ कि 2 दफ़ा खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी कि जी आप ये जो काबिल समात होने का मामला है इसको देखें। पहली दफ़ा फैसला कलअदम करार दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, दूसरी दफ़ा कलअदम करार दिया गया, लेकिन तीसरी दफ़ा फिर उसी जज के पास भेजा जाता है और उसमें भी कहा जाता है कि आप उसको फाइनल आर्गूमेंट्स के साथ सुन लें। और जज साहब फैसले में पहले ही सिर्फ 2-3 लाइन लिखते हैं कि 2 दफ़ा मैंने जो फैसला दिया काबिल समात होने का उसी की बुनियाद पर मैं लिख रहा हूँ। तो 2 दफ़ा तो आपका फैसला गलत हुआ, तीसरी दफ़ा भी आप उसी बुनियाद पर कर रहे हैं। फिर हक़ दिफा की बात जो आपने बात की दुरुस्त है, लेकिन उसी की यहाँ पर अपील आई थी कि ये दोबारा उन्हीं को क्यों भेजा गया है और हक़ दिफा वाला मामला वो आगे चला दिया गया। उसके बाद तो केस की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, तो दरखास्त को रखने का फ़ायदा कोई नहीं था। आपने जो बात की ठीक की कि यहाँ पर दरखास्तें दोबारा क्यों भेजी जा रही हैं, वही इशू था कि जो ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया वो तो अंडर डिस्कशन नहीं था ना, वो उसके अंडर डिस्कशन आ जाना और ये कहना कि ये जो इसके विक्टिम है वो जेल में हैं, वो यहाँ पे पेश भी नहीं हो सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का भी वकील कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डिफेंस जो है वो जो जिस तरह से किया जा रहा है इस केस का उस पर भी एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। हालांकि डिफेंस वहाँ पर नहीं था, टेक्निकली देखा जाए तो वकील इलेक्शन कमीशन के उधर मौजूद भी नहीं थे। अमजद परवेज़ साहब थे वहाँ? नहीं, अमजद परवेज़ साहब ने ये कहा कि मुझे फ़िलहाल जो है वकालतनामा नहीं मिला। अच्छा। और मैं अभी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उन्होंने असिस्टेंस कोर्ट की ज़रूर की है इस मामले में। जो टॉकिंग पॉइंट्स थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो दिए उन्होंने। और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जी क्या इस तरह से होता है आमतौर पे केसेस, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के केसेस में जिस तरह ये केस चलाया गया ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल। तो देखिए ना, अगर तो वो फैसला जिस तरह से आपने कहा कि जो उजलत में चलाया गया, रिपीटेडली वहीं पर दरखास्तें भेजी गई, बेंच पे एतराज़ उठा, फिर भी फैसला आ गया, तो अगर तो उसको डिस्प्यूट करना है तो वो प्रिंसिपली वही केस अगर इस केस के ऊपर लागू कर दें तो यहाँ पर भी उसी स्पीड से बात हो रही है। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि वक्त कम है, जल्दी फैसला करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो तमाम केसेस में सेम रहना चाहिए। और इस केस के अंदर भी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि रिलीफ मिल जाएगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, तो वो फ्यूटाइल होगा। गिरफ्तारियाँ नई से नहीं डल रही हैं। आज भी मैं सुन रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है खबर के पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक और गिरफ्तारी की दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को इजाज़त दे दिया है गिरफ्तारी आप कर सकते हैं, मतलब ये कंफर्म्ड हो गया ना। तो आप देखिए ना कि उसमें अगर इस केस में रिलीफ आ भी जाता है तो मल्टीपल केसेस हैं, तो जो रिलीफ अल्टीमेट है वो नहीं हो सकता। यही तो, ये भी तो इन चीज़ों को बनाता है मशकूक कि एक शख्स के खिलाफ कहा जाता है ना जी माजी में हो चुका है, शरीफ खानदान के साथ भी हो चुका है, तो अगर उनके साथ गलत हुआ तो अब ये कब तक चलता रहेगा कि एक शख्स है उसको पता लग रहा है, हमें नजर आ रहा है शरिया अफरीदी का आप मामला देख लीजिए, उसमें क्या हुआ। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जी वो कलअदम करार दे दें, हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि शंदाना गुलजार साहिबा को या शहरियार अफरीदी को जो रिहाई मिली, 10 दफ़ा रिहाई करके, ये तो मजाक नहीं है अदालतों का। देखें ये फिर पेशावर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि जी अगर हम किसी को जमानत भी देते हैं उसको फिर आपने गिरफ्तार करना है। अली मोहम्मद खान साहब को 10 दफ़ा गिरफ्तार किया गया। तो क्या जब इस तरह आप मजाक उड़ाएंगे किसी निज़ाम का तो फिर करना पड़ता है। फिर बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया फिर सबके सामने है। देखें, ये जो सवाल आपने किया ना, ये मामला कब तक चलेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आपने कहा, पहले नवाज शरीफ साहब पे ये बात होती है कि एक दौर पे में वो ये केसेस भुगत रहे थे, तो ये मामला तभी रुकना था जब पॉलिटिशियंस बैठ के कंसेंसस करते कि हम सब इसी सिस्टम के विक्टिम बनते जा रहे हैं। आज मैं बन रहा हूँ, कल आप बन जाएंगे। आज पीपल्स पार्टी है, कल नून लीग है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कौन विक्टिम बना हुआ था? पीपल्स पार्टी बनी हुई थी। उसके बाद में नून लीग की बारी आ गई, अब तहरीक इंसाफ जो है वो केसेस भुगत रही है। तो ये इन पॉलिटिशियंस का अगर फेलियर ना होता तो अदालतों की दहलीज पे ये डिबेट खड़ी ना होती।
ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये पार्लियामान में सेटल होने वाले थे। वहाँ बैठ के जब इनको ऑफ़र होती थी कि मिसाक मैशत करें, आके बैठ के बात करें, या एक दौर में नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं कोट अनकोट नंगे पाँव जाने को तैयार हूँ बनी गाला बात करने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ से। उन्होंने कहा जी हम बात ही नहीं कर सकते, चोर डाकुओं से बात क्यों करें। 180 केस तो किसी पर नहीं भरे, सारी ऑपोजिशन तो जाहिर है कि आप भी कहते हैं, सबको पता है कि ज्यादातर केस तो शायद जाली ही हैं या इस तरह के हैं कि जो प्रूव नहीं हो सकते। 4-5 केस चले होंगे भी, तो आप जब इतने बना लेंगे तो सारों को मशकूक करेंगे ना। 180 पॉलिटिकल, ये अब दहशतगर्दी की जो बात हो रही है, जिसमें गिरफ्तारी डाल दो जी, साइफर में डाल दो जी, फलां में डाल दो, वहां पर आप पेश नहीं हो रहे तो वहां जमानतें खारिज होती चली जा रही जी। मेरे ख्याल 7-8 जमानतें अब तक खारिज हो चुकी हैं शायद, और मजीद हो जाएंगी। तो इससे तो फिर एक अजीब माहौल बनेगा। तो फिर आप एक शख्स के खिलाफ अगर केसेस बनाते चले जा रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, देखिए क्या करेगा? बिल्कुल वो तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि वो मल्टीपल समातों में एक दिन ही वो अपीयर हो जाएं। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि अगर आपने इस चीज़ का फ़ायदा लिया है कि अपोजिशन जेल में पड़ी हुई है, राना सनाउल्लाह जेल में पड़ा, वासी जेल में पड़ा हुआ है, एहसन इकबाल साहब जेल में हैं, हमजा शहबाज साहब जेल में हैं, मरीम नवाज साहिबा जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, तो उसके बाद आप तकारीर कर रहे हैं कि मैं AC उतार दूंगा, मैं बेड नहीं लगाने दूंगा। आज आप उसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे B क्लास दी जाए। आज आपके ही पार्टी के रहनुमा अमरीकी अहदेदारों से बिल के अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ इंटरवीन कीजिए। पहले आप अमरीकी साजिश का नारा बुलंद कर रहे थे। तो बहुत सी गलतियाँ उनकी अपनी भी हैं। गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करके पंजाब गवर्नमेंट को किसने खुली स्पेस दी कि जाके अटैक करे बार बार उनकी रेजिडेंस के ऊपर? खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। परवेज इलाही साहब ने कहा ना करें, नहीं सुना उस बात को। सियासी गलतियों को, सियासी नहीं, पाकिस्तान में यही होता है, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान में सियासी गलतियां जो है वो आप दूर तक पीछा करती हैं, दूर तक पीछा करती है और आइन को फिर रोन दिया जाता है। आगे जो अब इसी मामले में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब के मामले की भी बात हुई। अच्छा, ये एक और यानी केस है जिसमें कहा गया कि जी लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिम गिरफ्तारी से पहले मुतला करने का फैसला खिलाफ कानून है। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी ये बात रिमार्क सामने आया कि जी ये जो जुलाई में कानून आया है कि आपने फिर से बढ़ा दिया है। पहले आपने तब्दीली की तरामी में कि जी नैब 90 दिन तक रख सकता था, नहीं वो गालिबन 14 दिन तक आया, उसमें 2 हफ्ते का कर दिया। हाँ जी, अब उसको दोबारा अगर मैं गलत नहीं 30 दिन तक ले गए हैं। जी जी। तो ये तो पर्सन स्पेसिफिक लग रहा था कि सारे इनके केसेस जब खत्म हो गए, वापस हो चुके थे नैब से, और उसके बाद फिर अचानक ख्याल आया कि नहीं इसको हम दोबारा बढ़ा देते हैं। देखिए ये तो फिर अब एक विक्टिमाइजेशन का तो है इसमें एक एलिमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए जब पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो नवाज शरीफ साहब PMLN की जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि आप सोचें 62-63 के ऊपर इसका कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करना। उसके बाद में जब नून लीग पावर में आती है तो ये कहते हैं कि ज़रा नैब का कुछ सोच लें। उन्होंने कहा अभी नहीं करना। इसी तरह अब अगर पहले इन्होंने लेजिस्लेट किया है, क्योंकि नैब की मार खा ली सब ने कह दिया कि ये नहीं चल सकता। जरदारी साहब ने क्या कहा था कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, आप भूल जाएं। शाहिद खान वैसे अब तक रो रहे हैं, वो अभी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे। वो कहते हैं भुगते हैं, शहबाज शरीफ की बारी है जेल जाने की। मैंने तो कहा था नैब खत्म करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल डिसॉल्व कर दें। मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस बात को। या तो मुझे 1998 से लेके अब तक की कोई ऐसी ग्लेयरिंग परफॉर्मेंस दिखाएं नैब की कि उसने कोई ऐसा केस कंक्लूड कर दिया हो, या फिर ये जो बाहर से 200 अरब डॉलर ला के IMF के मुंह पे मारना था वो ले आए हों, या यहाँ पर जो लोग जिन पे मल्टीपल एक्यूजेशंस हैं, किसी पे ट्रैक्टर डील की एक्यूजेशन है, किसी पे मकसूद चपड़ासी डाला हुआ है, इन सब में से कुछ निकाल लिया हो तो फिर बता दें। ब्रॉडशीट तो एक एम्बैरेसमेंट थी पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल वो भी थी। और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट आपने पंजाब में पकड़े जो कि PMLN की कैबिनेट में थे, कैबिनेट के करीब थे, काम कर रहे थे, वो फिर काबीना में वापस आ गए हैं। तो इससे मुराद यही है कि अगर आप किसी एक्यूज्ड को पहले ही, एक तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है ना, इनोसेंट बिफोर प्रूवन गिल्टी जो है वो यहाँ पे कानून रिवर्स करके ले आते हैं। तो फिर कुछ साबित भी करें, अगर नहीं किया तो आपको स्टैंड नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये लेजिस्लेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि कल को ये भुगतेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अगर एक्सपैंड कर रहे हैं इसका जो एक मकसद था वो तो ये था कि एक आईनी इदारा हो, क्योंकि जो हुकूमत होगी, पुलिस, FIA, कस्टम, जितने भी वो उस हुकूमत के अंडर होते हैं, और हुकूमत में रहकर अगर कोई करप्शन करता है तो उसको कुछ नहीं कह सकते। ये मेन इसका एक सोच थी कि नैब एक इंडिपेंडेंट बॉडी, आईनी इदारा बना दिया जाए जिसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन जो हुकूमत में होता है उसके लिए हमें नैब के पैमाने बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। आज आप देख लीजिए कि मरीम साहबा के जनाब वो केस वापस ले लो, उनकी जमानत के खिलाफ जो दरखास्त थी वो नैब की थी, वो वापस हो गई। उनके शहबाज शरीफ साहब के सब केस वज़ीर आज़म बनते हैं, सबके केस वापस हो जाते हैं। यही नैब था जो इनके खिलाफ था, वही नैब आज तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ रहा है।
और फिर कल को अगर किसी और की गवर्नमेंट आती है तो उनके केसेस खत्म हो रहे होंगे और जो अपोजिशन में होगा या दीगर जमातें होंगी उनके खिलाफ केसेस तो फिर तो मकसद ही फौत हो गया ना नैब का। बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना कि एक आईनी इदारा वो जो इस तरह का एहतसाब करे, मेरा ख्याल है इंटेंशन भी ठीक नहीं थी। इंटेंशन इस इदारे को बनाने की ये नहीं थी कि ये आइन के मुताबिक काम करेगा, क्योंकि वो उस दौर में स्लैंग टर्म यूज़ करते थे एहतसाबुर रहमान की। सैफुर रहमान साहब का नाम उन्होंने जो है चेंज कर दिया था, क्योंकि बेसिकली वो पॉलिटिकल विच हंटिंग करना चाह रहे थे। सामने आ गई थी जिसमें वो कहते इतनी सजा दें जरदारी साहब को, बेनज़ीर साहब। और उसके बाद आप देख लें मुशर्रफ साहब के दौर में जो नैब का इस्तेमाल हुआ है, और मुशर्रफ साहब ने जिस तरह आम ट्विस्टिंग की एहतसाब के नाम पे, और उसके बाद में वो केसेस भी माफ़ कर दिए, NRO भी आ गया। तो इसका मकसद जो था वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लेना था ही नहीं बेसिकली, मुझे लगता है वो सिर्फ यही था कि सियासी विक्टिमाइजेशन की जाए। अदरवाइज हज़ार किस्म की एक सीट से गवर्नमेंट बनानी थी बस। बिल्कुल, हज़ार किस्म की यहाँ पे पैरेलल जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, कोर्ट्स में भी मामले जाते हैं, यहाँ पे रिकवरीज भी होती हैं। लेकिन अगर तो इतनी इम्पार्शल है तो शेख रशीद साहब पिछले दौर में मुझे याद है 15 रोज़ पहले ऐलान किया करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, हाँ जी, अगले हफ्ते इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा पहले ही ऐलान हो जाया करता था कि अब नैब जो है वो इसके पीछे लग जाएगी। ये कैसे पता आप सबको? अभी तक आप जो है वो ये कहते हुए लोगों को देखते हैं नून लीग के कि अब इनकी बारी है, अब उनकी बारी है। तो इसका मतलब ये इम्पार्शियलिटी नहीं है। किसी की वीडियोज़ आ गई, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब मैं नाम तो नहीं ले रहा कि नैब के हवाले से भी क्या चलता रहा है, लेकिन बेसिकली चीज़ यही है कि शुरू से पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ रहा है। और अब भी आकर अगर ब्यूरोक्रेसी में देखा जाए, कोई फ़ाइल साइन करते हुए डरता है, क्योंकि अगर मैंने आज एक काम में अपना हिस्सा डाल लिया, 10 साल बाद केस खुल गया, मैं तो फिर जेल में सड़ रहूँगा। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है वो काम करने से डरता है। ये वो मुल्क है जहाँ इकॉनमी श्रिंक कर रही है, लेकिन बिजनेसमैन के अंदर अब भी खौफ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसमें नैब पीछे लग गया तो करियर भी बर्बाद है और ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो इतना मैंडेट दे देना वाज नॉट गुड। लेकिन इन्होंने जो रिफॉर्म की वो भी मेलाफाइडी इंटेंशन से कर दी। रिफॉर्म होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहना कि जी 50 करोड़ से नीचे की चोरी नहीं है, ये कहना कि जी उसमें वाज़ेह नहीं है कि फिर वो जाएगा कहाँ केस। और बिल्कुल, और पहले 14 दिन कर रहे हैं, फिर आप 30 दिन कर रहे हैं क्योंकि आप किसी का रिमांड लंबा करना चाह रहे हैं। तो ये तो फिर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है। चेयरमैन से पहले पावर्स ले रहे हैं और उसके कुछ अर्से के बाद फिर उसको पावर्स दे रहे हैं, जब आपके केसेस वगैरह का कुछ वाली बारिश नहीं रहा कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, कुछ पता ही नहीं। उसकी ओनरशिप क्या होगी, फाइल कहाँ से। हमारे इदारे इसी तरह ही है कि अच्छा जी वो तो केस अब नैब में तरामीम हो गई हैं तो आपके केस अब नैब के जुडिशन में नहीं आते, एहतसाब अदालतें कह रही जी हाँ बिल्कुल ठीक है हमसे केस ले जाएं। फिर ले जाएं कहाँ? एक करप्शन तो हुई है, एक इल्ज़ाम है, लेकिन अब वो फाइलों की नज़र हो जाएगा। सामा इससे बड़ी चीज़ ये है कि एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी थी इस लॉ के तहत। अब उसमें यह है कि अगर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं तो उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनका सवाल मेरे से नहीं हो सकता, जबकि बहुत से यहाँ पर केसेस आपको पता है, चाहे वो मरीम साहिबा की प्रॉपर्टी के बारे में हों जो कि क्लेम कर रही थी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ रहती हूँ, और दीगर और केसेस भी इस तरह के थे जो कि एसोसिएटेड थे फैमिली के जो गार्डियन हैं उनसे, वो तो ख़त्म हो गए उसके बाद, क्योंकि आपने एसेट की बुनियादी तारीफ ही तब्दील कर दी। तो इसकी बहुत लंबी डिटेल है। मुल्ज़िम के नाम पर है सिर्फ वही देखे जाएंगे, बाकी किसी रिश्तेदार दोस्त यार किसी के है वो नहीं देखे जाएंगे। तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल। और आमदन से ज़ायद असासों वाला मामला भी ख़त्म। वो अप्रूव पहले तो ये था कि एक शख्स के अगर यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मिसाल के तौर पर वो 1 लाख रुपया महाना कमाता है और अरबों के उसके असासे निकल आए हैं, तो उससे तो पूछा जाएगा अरबों रुपए तुमने कहाँ से बना लिए। उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ था कि उसने साबित करना है कि जायज़ तरीके से कमाए। लेकिन अब फिर वापस हो गया कि चाहे उसके अरबों रुपए के असासे किसी सरकारी मुलाजिम के, तो साबित नैब भी करेगा कि जनाब ये गलत तरीके से आपने बनाए हैं। नहीं, वो असासों के सवाल और गिफ्ट बेचने के सवाल तभी होते हैं जब कोई सियासी तौर पे काबिल कबूल नहीं रहता। उससे पहले जो भी हो जाए वो 5-6 साल 10 साल लटक जाए, मामला कोई मसला नहीं होता। जनाब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब क्या हुआ है कि वो क्या कहते हैं जुमा 8 दिन नहीं हुए हुकूमत गए तो अभी से फिक्र पड़ गई है कि ये इलेक्शन ना हुए तो अमरीत होगी, हम जिद्दोजहद करेंगे। अब वही नारा जो तहरीक इंसाफ का है वो नून लीग का होगा। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा थे अभी चंद दिन पहले तक, बड़े गुस्से में हैं कि जनाब ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कर दिया, क्या उनको ख्वाहिश हुई थी कि उन्होंने ऐसा कर दिया। वो टेलीविजन पर इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं, अभी तक इनको क्यों परेशानी अब लाक हो गई इलेक्शन की। और सदर साहब ने भी बुला लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला इलेक्शंस कब होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सदर पाकिस्तान ने तो इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है कि जी आकर मुशावरत करें, क्योंकि जब असम्बली तहलील हो गई और सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए तो अब आइन के मुताबिक सदर ने तारीख भी देनी है।
और सदर साहब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर आईनी पाबंदी है कि हमने इलेक्शंस करवाने, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अब हल्का बंदियों की तरफ बढ़ रहा है। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो कहते हैं कि जी 9 महीने से पहले इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, यानी 6 महीने की तो बात ही अब खत्म हो रही है। जबकि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान वो कहते हैं जी फरवरी 2024 से आगे इलेक्शन गए तो ये खामोश आमरीत होगी। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये कौन सही कौन गलत है आपकी नज़र में? अब फरवरी से आगे इलेक्शन जाते हैं, कोई गुंजाइश है? सदर पाकिस्तान ने तो खत में कह दिया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। देखें, आइन में तो जो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है इलेक्शन की तारीख का, और वो इलेक्शन डायरेक्ट सदर मुमलिकत ने असम्बली डिज़ोल्व की है, और जब उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की है तो उसके बाद इंतखाबात की तारीख जो है वो भी देना उन्हीं का काम है। और आर्टिकल 48 सब क्लास 5 जो है वो इसके लिए बड़ी क्लियर है। जो हवाला दिया जा रहा है इलेक्शन एक्ट के 2017 का, कि उसके सेक्शन 57 का, वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, और वो उस अमेंडमेंट के ज़रिए आइन में जब तक तरमीम ना हो उस वक्त तक सदर के इख्तियार को आप कर्टेल नहीं कर सकते, और ये इख्तियार जो है उसके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला बड़ा क्लियर है। कोशिश जो भी की जा रही है वो सारी की सारी गैर आइनी तौर पर की जा रही है कि इंतखाबात ना हो। पहले भी आपने देखा कि आइन में क्लियर कट ये बात लिखी होने के बावजूद कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी तो विदिन 90 डेज इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के लिए बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था, लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। तो उससे ये मतलब बड़ा सीधा ले लेना चाहिए कि ये जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, ये सिस्टम जो चल रहा है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वरना आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है और कि आप अचानक आके सेंसस का हवाला दे दें। वरना आपको याद होगा कि ये जिस वक्त नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस असम्बली की रिजोल्यूशन के मामले में, जब वो सारा सूरी साहब वाला मामला था, तो उस वक्त भी वो इंटरेस्टेड थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि हमें 6-7 महीने चाहिए सेंसस के लिए। उस वक्त से लेकर आज तक ना सेंसस हुए और ना वो सेंसस में इंटरेस्टेड थे। मकसद उनका ये था कि एक बहाना बनाया जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। और इसी तरह फिर नीचे जो है जब असम्बलियाँ टूटी तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही था जिसने बाकायदा तौर पर कोशिश की कि इंतखाबात ना हो, और कभी जाके सीधा अदालत में चला गया। वरना ऐसा इलेक्शन कमीशन तो ऐसा नहीं करता। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि आइन में वाजे होने के बावजूद इलेक्शन ना करवाना गैर आइनी बात है, और उस गैर आइनी काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो बराह रास्त मुलव्वस है। आरिफ साहब, इस पर जिस तरह से एक राय ये भी पाई जाती है, हमने देखा ही है कि इरफान कादिर साहब भी ये बात कर चुके हैं कि 90 रोज़ में अगर इंतखाबात नहीं होते तो उसके बाद क्या होगा, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। तो ये इस आर्गूमेंट का फिर क्या करें कि अगर 90 रोज़ से ऊपर चले जाएँ, कराने तो उसमें ही चाहिए थे लेकिन उसमें नहीं कराए, तो अब इसके बाद क्या होगा ये हमने डिसाइड करना है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ वो कर सकता है जिसका बराह रास्त मफाद हो इन मामलात में कि चीज़ें इस तरह चलती जाएँ, वरना कानून की तशरीह इस तरह की नहीं जा सकती कि जी अगर 90 दिनों के अंदर अगर नहीं कराए जाते तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, उसकी सज़ा है, और वो आर्टिकल 6 है उसके लिए। ये नहीं है बात कि आप कहें कि जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। किसी चीज़ के भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब वाज़े तौर पर लिखा हो कि ये आपने ये काम इतने अरसे में करना है और आप वो काम उस अरसे में नहीं करते तो आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आइन में मौजूद है। बाकी तो आप देखें ना, इस तरह हमारे दोस्त जो भी गवर्नमेंट में जाते हैं उनको आइन और कानून जो है उसी तरह नज़र आ रहा होता है जो हुक्मरानों को नज़र आता है। जिस तरह आपने देखा कि जो वज़ीर कानून था पिछले दिनों जो बना तारड़ साहब, उन्होंने भी ऐसी बातें की जिसका कोई दुनिया में कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या किया जाए, मैं और या मेरे जैसे लोग जिनका बराह रास्त इस तरह का मफाद नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान अजीज है, तो उसमें तो सीधी बात यह है कि जो आइन की किताब में लिखा है उसमें तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। लेकिन अगर आपके मफादात उससे कहीं ज़्यादा हैं तो फिर आप हर चीज़ उसके मुताबिक कह सकते हैं। उनका जवाब तो मेरे पास नहीं है।
तो इलेक्शन कमीशन ये जो बुला रहा है सर, अब इमरान खान साहब को, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब को, तो ये फिर किस लिए है? अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो ही नहीं सकते, अब हल्का बंदी पर उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। कमर दिलशाद साहब की बात माने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो तो 9 महीने की बात करें कि उससे पहले मुमकिन नहीं है, और उसके बाद तो फिर पता नहीं 9 महीने के बाद साल है, 2 साल है। आपने देखा कमर दिलशाद साहब जो हैं, उन्हें भी उन्होंने बना लिया था एडवाइजर, मिनिस्टर वगैरह बना लिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो उनकी आरा जो है, आपने देखा सोलंकी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ जब आते रहे तो बिल्कुल हुकूमत का और जो इस एस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र वो इस अंदाज में बयान करते थे कि जी बिल्कुल ऐन यही आइन है और यही आइन की तशरीह है। तो बात यह है कि कमर साहब का अब क्या किया जाए कि अगर यानी इलेक्शन तो गवर्नमेंट चाहे मौजूदा गवर्नमेंट का तो तस्वर ही इसके अलावा और नहीं है। आप देखें कि आप जब केयर टेकर सेटअप बनाते हैं तो केयर टेकर सिवाय नए इलेक्शन करवाने के और उसका काम क्या होता है? हमारे यहाँ केयर टेकर सेटअप आप बनाते हैं और वो सारी बातें करता है सिवाय इलेक्शन के। वो यानी वो कोई ऐसा काम आईनी तौर पर कर नहीं सकता जो देर पा मामला का, जिससे देर पा होने का ताल्लुक हो। हमारे यहाँ सारी की सारी कार्रवाई जो है, हमने तो इलेक्शन करानी नहीं है, उसके लिए नहीं आया। अच्छा, कहने से जी आरिफ चौधरी साहब, अब बात यह है कि 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, तो वो नहीं हुए, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सका। अब भी अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में या फरवरी में भी, जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जी, वो तो फिर अब तो उस पर बहुत ज़्यादा वो तनकीद कर रहे हैं कि जी ये तो काबिल कबूल नहीं होगा, हम भी साथ आवाज़ उठाएंगे, नून लीग भी साथ आवाज़ उठा रही होगी। अभी लगता है नून लीग थोड़ी खामोश है, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें तो साथ आ गई हैं, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 14 मई वाली तारीख भी कब की गुजर गई सर? देखिए, हमारे यहाँ रवायत ये है कि ना सिर्फ ये कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, बल्कि इलेक्शन के रिजल्ट भी नहीं हम मानते। तो आपने देखा कि जब इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट ना माने गए तो पाकिस्तान तो लख्त हो गया। अब भी अगर खुदा न खास्ता हमने इलेक्शन का रास्ता तर्क किया तो ये आइन से रूगर्दानी है, और आइन से रूगर्दानी के बाद आप कभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा हुक्मरानों को लगाना चाहिए कि ये जो अलहदी की आवाज़ें इस वक्त इतनी शिद्दत के साथ आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आइन की डोर जो है वो कमज़ोर हो रही है। और यही मामला क्योंकि वफाक जो है वो आइन ने उसे आपस में जोड़ा हुआ है, तो अगर आइन के ऊपर पाबंदी नहीं होगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून, आपने हमें वक्त दिया। अब मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर दिफा, साबिक़ वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत थी ये करने की, कि ये अचानक क्या हो गया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, वो भी अजीब व गरीब बातें करना शुरू हो गए हैं कि फरवरी से आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी भी इस तरह की बातें करने लगी है। ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको पहले पता ना हो। या आप या दीगर जो लोग बात करते टेलीविज़न पर, हम सब बात करते थे कि ये 90 दिन से जो आगे जा रहा है ये आपको भुगतना पड़ेगा, कि इतने मासूम, इतने सीधे नहीं हो सकते। इनको नहीं पता था कि जनाब हम नई मरदमशुमारी का क्या कर जा रहे हैं, खुद ये इजलास बुला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध कह रहे थे नहीं ये नई मरदमशुमारी वाला तो शोशे ना छोड़ें, आगे चला जाएगा मामला, और उसके बाद फिर एग्री कर लिया, और अब ये कह रहे हैं वो ये 90 दिन से ऊपर कैसे जा सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं पता, ये सब था, सिर्फ एक चीज़ नहीं पता थी कि हमारा निगरान वज़ीर आज़म नहीं आएगा। अब अगर 90 रोज़ से ऊपर जाता भी, और फ़र्ज़ कीजिए कि डार साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, नोबडी वुड हैव हैड अ प्रॉब्लम। किसी को मसला ना होता कि ये आइन की वायलेशन हो रही है, क्या हो रहा है, बिकॉज देयर मैन वुड हैव बीन ऑन द सीट। असल इशू तो यही है ना कि अब चूँकि जो मुल्क की कमान है वो उन लोगों के पास है जो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अगर केयर टेकर काबीना को आप देखें, गैर सियासी शख्सियात हैं सारी, तो उसके बाद आइडिया हुआ है कि हम तो स्टेक भी ख़त्म हो गया हमारा। अगर कोई बेहतरी आती है मुआशी तौर पे फ़ॉरेन असिस्टेंस की बेसिस पे, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग भी नहीं है, फिर भी टेम्परेरी है, उसमें भी हम क्रेडिट नहीं ले सकते। और साथ इलेक्शन भी अभी नहीं हो रहा, और मार्च 2024 की तारीख भी जो है वो डाडोल लगती है। तो उसके बाद तो ये मुतालबा करना पड़ेगा कि आइन पे अमल करें। वो तो उससे पहले का मुतालबा था ना कि अगर कोई गारंटी इनको लग रहा था हमें मिल जाएगी, या हमारा निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा होगा इस सेटअप में, जो कि नहीं मिला, तो उसके बाद फिर आइन और कानून याद आना तो ज़रूरी है ना इनके सर्वाइवल के लिए। तो यही चीज़ है कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे मसला ये होता है कि विज़न 1 साल से ऊपर, 6 महीने से ऊपर, 3 महीने से ऊपर किसी का भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, वो अब तक ट्वीट करके उन लोगों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं जो कि दिन रात पाकिस्तान की रियासत पे हमलावर हैं। इतनी भी क्लैरिटी उनके माइंड में अभी तक नहीं आई
कि आप ये तो आइडेंटिफाई कर लें कि किस पॉलिसी को सपोर्ट करके हमें नुकसान हुआ है, किस पॉलिसी को सपोर्ट करके जाने जा रही हैं सिविलियंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, रोज़ हमले हो रहे हैं, अभी कल हमला हुआ है, और उसके बावजूद आपका वो मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, तो आपका और विजन क्या होगा, क्या पता होगा? वो अलग है, ये अलग है। हालांकि वहाँ पर कौन शेल्टर दे रहा है ये भी सबको पता है। अभी हमारा रिसेंटली ये जो शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो काबीना थी, ऑफिशियली ये मौक़िफ़ दिया उन्होंने कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत गलत कर रही है। उसके बावजूद अगर उसी काबीना के एक्स डिफेंस मिनिस्टर का मौक़िफ़ कुछ और है, तो फिर इसका मतलब ये है कि विजन का कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से। तो यहाँ भी और विजन जो था वो शॉर्ट साइटेड। अगली खबर पर जाने से पहले जो ये बात उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ के बारे में कही कि जी क्या उनको ज़रूरत थी, और लफ्ज़ उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि उनको क्या ऐसी सूझी थी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी क्या ज़रूरत थी उनको ये सब करने की, और जो उन्होंने किया उसके बाद तो वो खुद कहते रहे कि जी हमें 2019 में उन्होंने कहा, फिर इस तरह से हम आए, बाजवा साहब को मैंने फ़ोन किया इलेक्शन में। ये क्या हो गया? अभी 2 हफ्ते पहले, महीना पहले तो बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, तो ये अब फिर ख़राब हो गए और ये फिर 16 महीने क्या करते रहे? उसमें यही है कि जैसे ही आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अब कोई मौक़िफ़ लेने से फ़ायदा होगा, पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी, तो बदल भी लेता है इंसान उस पर व्यू पॉइंट अपना। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये तमाम जाने से पहले जो 1-2 महीने पहले तमाम लेजिस्लेशंस की हैं PMLN ने बेसिकली, चाहे वो ये CCI की मीटिंग में जो फ़ैसला किया इन्होंने, जो पहले इनका अपना मौक़िफ़ नहीं था, MQM का जवाज़ बना के खड़ा किया, उसके बाद में पीपल्स पार्टी ने उसको एंडोर्स किया, उसके बाद में नून लीग ने एंडोर्स कर दिया, उससे पहले नहीं मरदमशुमारी का टॉकिंग पॉइंट आया। अब तो कुंडी साहब कह रहे हैं हमारे गले पड़ेगा, अब सबको याद आ रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ आएंगे ये सारे। पार्लियामान से लेजिस्लेशन जो करवाई हैं, कोरम की निशानदेही की है, बगैर बिल बुलडोज करवाए हैं। 16 लोग जनाब, 1 घंटे में 29 बिल, शायद रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, पाकिस्तान तो छोड़ ही दें। 1 घंटे में 29 बिल और 16 लोग हैं 340 के अवान में जो उसको पास करते चले जा रहे हैं। पढ़ा ही नहीं, पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं। वजीर कानून कह रहा है, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी वो शायद अभी देखा नहीं हमने, इसको देखते हैं करते हैं, उसके बगैर ही बस आ रहे हैं और पास हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे तो मंदरजात नहीं पता उसके क्या है, लेकिन मैं दोबारा देख लूँगा। तो इसका यही है कि अगर आप पब्लिक को आंसरेबल हो तभी आप वहाँ पे डिबेट करते हैं, क्योंकि डिबेट लोगों के लिए होती है। जनाब एक वक्त था कि हमारा मवाजना किया जाता था, जब भी कोई स्टडी होती थी खित्ते की, कहते थे अच्छा जी बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इनमें सेहत का ये है जी, तालीम का ये है, तो मुवाजने किए जाते थे कि यहाँ किस तरह, खित्ते में बाकी ममालिक में भी ये होता है। अब यह हाल हो गया है कि हमारा मुवाजना अगर किया जा रहा है तो अफगानिस्तान और श्रीलंका से, भारत और बांग्लादेश छोड़ दें अब आप, वो तो ले गए। भारत तो जनाब वो अपना खलाई मिशन भेज चुका चांद पर और लैंड भी कर गया, और चौथा मुल्क बन गया पूरी दुनिया में जो ये काम कर रहा है। हम इस हाल में है कि हम सिर्फ चांद की रोशनी देख सकेंगे, आप उसी में काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली के बिल अदा करने की सख्त तो अब ख़त्म हो गई है। तो भारत चांद पर पहुँच रहा है और हम चांद से सिर्फ रोशनी ही हासिल कर सकेंगे, और वो भी गनीमत समझिएगा कि ये ना हो कि वो भी आपसे छिन जाए, क्योंकि अब बिजली 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी गई है। पहले लोग रो रहे थे, सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने बिल इस तरह करवा रहे हैं कि जी किस्तवार करवा दें, इस महीने में अदा कर सकते हैं, तो अब अगली जो किस्त होगी, अगला बिल होगा, वो कैसे अदा करेंगे। तो मुज़म्मिल हमें तो अभी समझ नहीं आ रही कि हम अब ये कैसे आगे बढ़ेंगे। एक विशियस साइकिल है कि अच्छा बिजली जनाब अब अगर हम महंगी करते हैं तो सर्कुलर डेट नीचे आएगा, उसके बगैर तो हम सारा पावर क्राइसिस नीचे चला जाएगा। बिजली महंगी करते हैं, ना घर वाले बिजली बिल अदा कर सकेंगे और ना इंडस्ट्री चल सकेगी। अब इतनी महंगी प्रोडक्शन अगर होगी तो आप बांग्लादेश से या भारत से कंपैरिजन कैसे करेंगे, उनकी मार्केट को कम्पीट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलती जुलती है खिते की वजह से, चाहे टेक्सटाइल हो दीगर हो। तो ये तो बहुत बुरे तरीके से हम फंस गए हैं और इसमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि जनाब बिल बढ़ाते चले जाओ। देखें, मैंने तो जिस तरह से पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो उस वक्त कोर्ट नहीं किया, फिर आपने मुझे कहा कर दें कोर्ट। तो वो यही था कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत जो कि करंट गवर्नमेंट के सेटअप का हिस्सा है, जब उनके पास समरी गई कि 15 रुपये लेवी बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 20 रुपये कर दें, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो उन्हें फिर आगे से जवाब मिला कि राउंड ऑफ नहीं करना, उसकी वजह यह है कि तनकीद बहुत होगी, तो अभी फ़िलहाल इतना बहुत है। उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो ये डिसकनेक्टिविटी जो आवाम के साथ है, अगर मैंने कभी जाकर बिल जमा नहीं करवाया कतार में लग के, या मैं आटा लेने गया ही नहीं हूँ कभी सारी ज़िंदगी, या मुझे ये नहीं पता कि चीनी कहाँ से मिलती है, या फिर यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी कितनी नाकिस क्वालिटी है, तो मुझे क्या पता कि आवाम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और उसको सब्सिडी भी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, मैं तो एक बबल के अंदर रहता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता कि उसके बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए जब ऐसे जो फ़ैसले किए जाते हैं जो कि आवाम के हालात का तदारुक नहीं होता जिन लोगों को, तो उसमें फिर यही बेरहमी हम देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली
ये 1 साल 2 साल का दोबारा कहूँगा रॉट नहीं है, ये बड़ी लंबी मुआशी बदहाली है जो हम 80s से फॉलो कर रहे हैं ज़िया-उल-हक साहब के दौर से रिपीटेडली। सबसे बड़ा दुनिया का कस्टमर IMF का कौन है? पाकिस्तान है। नंबर ऑफ़ प्रोग्राम सबसे ज़्यादा हमने लिए वहाँ जाके, और उसके बाद क्या मिल सका? या तो कोई आप बता देना कि उनके पास जाने के बाद ये अचीव किया, इससे निकल आए। कंप्लीट ही नहीं कर सके, नहीं कर सके। तो अभी भी आप देख लें कि 90s में भारत गया था, एटलीस्ट वो गए तो निकल तो आए ना उस साइकिल से, हम नहीं निकल सके। तो यहाँ पर अभी भी जो हमारा मुआशी सरेंडर है वो रिकवर नहीं हो पाया। पॉलिसीज़ जो है वो IMF बनाता है इस हवाले से। अगर वो कहें कि पेट्रोल बढ़ा दो, बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ये कहें बिजली महंगी कर दो, करनी पड़ेगी। अगर वो ये कहें कि इस पे लेवी बढ़ा दें, बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि उनके एंड करने के लिए आपको अल्टरनेटिव पावर चाहिए थी, वो आपके पास है नहीं, ख़जाना खाली रहा आपका। इसीलिए तो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल स्टेज पे सिर्फ ताकत काम करती है, वो हम डेवलप नहीं कर पाए अपनी अंदर की सियासी रिफ्ट की वजह से, अंदर की लड़ाइयों की वजह से, और आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आगे भी मेरा नहीं ख्याल कि अगर मज़ीद कोई रिकमेंडेशन बाहर से आती है तो ये गवर्नमेंट उसको डिटर करेगी या खड़ी हो जाएगी सामने। अच्छा, लास्ट मिनट है, क्या ये जो एक सोच है कि केयरटेकर सेटअप जो है वो रिफॉर्म्स कर दे और उसके बाद फिर इलेक्शंस करवा दिए जाएँ कोई 1 साल 1.5 साल में, ताकि ये चीज़ें हम कुछ ठीक कर दें? जिस तरह हमने अब जो टैक्स जो सूद अदा करना है अपने कर्ज़ों पर, वो अब बढ़ चुका है हमारी कुल आमदनी से। सेहत तालीम छोड़ दें, उस पर किसी ने खर्च क्या करना है, हमारी तो आमदनी उतनी नहीं है जितने हमने कर्ज देने हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सवाल है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का दूर दूर तक जहन में ये नहीं होना चाहिए कि हम रिफॉर्म करने आए हैं। लेकिन अगर 3-4 साल की हुकूमतें, 5 साल की हुकूमतें रिफॉर्म नहीं कर पाई, ये 6 महीने की गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जनाब, आने वाले दिन बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। दुख है, अफसोस है, लेकिन हकीकत आपके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ है। डॉलर 300 से ऊपर चला गया है और इसमें अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि कहीं रुकने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।